नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 10वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा हुआ अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ कृति मिश्रा भी जुड़ी रहेंगी, जो हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाली हैं। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद भोला सिंह और लोकसभा से बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्चुअली हमारे साथ जुड़ेंगे लोकसभा से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी। जी हाँ, शुरुआत करेंगे अपने मेहमानों से चर्चा की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए किया जाएगा पेश। राज्यसभा में आज 4 विनियोग विधेयकों पर चर्चा के बाद वापस लौटाए जाने के लिए सूचीबद्ध। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे कई अहम प्रश्न। चर्चा शुरू करने से पहले लोकसभा में आज क्या कुछ खास रहने वाला है बजट सत्र के दूसरे चरण के 10वें दिन, उस पर डाल लेते हैं नजर। लोकसभा में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। आयुष राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रीय औषधीय पादन संस्थान की स्थापना के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर के संबंध में शुद्धि संबंधी वक्तव्य देंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समितियों से संबंधित कई अहम प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। सांसद रवनीत सिंह सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधित समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद गिरीश चंद्र सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद राजेश वर्मा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। लोकसभा में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होनी है। विधेयक को कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू पेश करने वाले हैं। विधेयक को सदन में 19 दिसंबर 2022 को पेश किया गया था। विधेयक के माध्यम से अप्रचलित 65 कानूनों को निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही ये विधेयक बिल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में ड्राफ्टिंग की एक त्रुटि को भी ठीक करता है। विधेयक की पहली अनुसूची में 24 कानून निरस्त किए जाएंगे और दूसरी अनुसूची में 18 कानून निरस्त किए जाने हैं। ये सभी कानून साल 2013 से 2017 के बीच के हैं। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का। पवन, मोटे तौर पर हमने बता दिया है क्या कुछ सूचीबद्ध है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो बारीक तौर पर क्या कुछ खास रहने वाला है? प्रतिबिंब 10वां दिन है जैसा आपने बताया, तो उम्मीद है कि जो विधायी कार्य है वो होगा। आज जहां तक लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, दोनों सदनों में विधायी कार्य हो, ऐसी सभी विपक्षी सांसदों की भी इच्छा है और सरकार की इच्छा तो है ही कि सदन चले, क्योंकि महत्वपूर्ण बजट सेशन है। आज की अगर लोकसभा की कार्यसूची की मैं बात करूं तो सबसे पहले पेपर ले से शुरुआत होती है। 7 मंत्री आज पेपर ले करेंगे। इसमें रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपने बताया 3 रिपोर्ट्स हैं। जो कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ हाउस है, रमनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो पेश करेंगे ये जो रिपोर्ट है। पेपर लेड ऑन द टेबल, उससे भी रिलेटेड एक जो है रिपोर्ट है। और उसके बाद वेलफेयर ऑफ ओबीसी, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट है। तो 3 रिपोर्ट्स हैं कुल मिला के। उसके बाद स्टेटमेंट है मिनिस्टर्स की कार्यसूची में। और उसके बाद जैसा आपने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022। जैसा आपने बताया ये 19 दिसंबर जो 2022 को पेश किया था जो केंद्रीय वित्त मंत्री क्षमा करें केंद्रीय विधि मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी, उन्होंने पेश किया था ये। इसमें इस बिल के बारे में अगर मैं बात बताऊं प्रतिबिंब जी, तो 65 ऐसे लॉज हैं जो कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जिनका कोई मतलब नहीं रह गया है अब।
तो उनको वो खत्म हो जाए, उसके लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल की अगर खास बात करें तो इसमें 3 शेड्यूल हैं, मेजर 3 शेड्यूल हैं। फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें जो है 24 लॉज हैं, और ये सारे के सारे लॉ 1885 से लेकर 2020 तक के हैं, और इनमें 16 जो है वो अमेंडिंग एक्ट्स हैं जिनको कि ऑब्सोलीट होना है। जैसे मैं अगर बिल की बात करूं, जो 1947 से 2 बिल तो बड़े पुराने हैं। देखिए, लैंड एक्विजिशन माइंस एक्ट 1885 का एक्ट है, कोई जरूरत नहीं है अब। द शुगर केन एक्ट 1934 1934 का ये एक्ट है। और उसके बाद टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950, टेलीग्राफ ही नहीं रहा, 1950 का ये एक्ट है, तो क्या मतलब है इसका। तो ऐसे जो शेड्यूल 1 में 24 लॉज हैं, ऐसे 24 कानून हैं, और सेकंड शेड्यूल जो है उसमें ऐसे 41 एप्रोप्रिएशन एक्ट्स हैं। और जो ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशन एक्ट्स हैं वो 2013 से लेकर 2017 तक के हैं। और इसमें खास बात यह कि 18 एप्रोप्रिएशन एक्ट ऐसे हैं जो रेलवे से जुड़े हुए हैं, और रेलवे का जो बजट है अलग से पेश नहीं होता क्योंकि बजट में ही शामिल होता है। तो ऐसे एप्रोप्रिएशन एक्ट जो हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये सेकंड शेड्यूल में है। जो तीसरा शेड्यूल है इसमें एक बिल है, और उस बिल का नाम है फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। उसमें एक सिंपल सा अमेंडमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ द गवर्नमेंट होना है, इसके लिए ये तीसरा शेड्यूल है इस बिल में। तो सारे के सारे जो कानून हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, उनको निरस्त करने के लिए सारी चीजें हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 76 ऐसे कानून थे, सेंट्रल एक्ट्स थे जो कि स्टेट से जुड़े हुए थे, तो वो भी निरस्त हो गए हैं। वहां की स्टेट लेजिस्लेचर में जो जिन जिन राज्यों के लिए वो बने थे, उन वहां की विधानसभाओं में वो पारित हुआ, और उसके बाद वो निरस्त हो गए। 76 ऐसे कानून भी हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो कुल मिलाकर वही जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने कहा था कि जो ऐसे बहुत सारे कानून हैं देश में जिनको कि हम ढो रहे हैं कई वर्षों से, उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बिल है इस हिसाब से। और ये जो है हमारा जो गैर जरूरी जो जितने भी कानून हैं उनको खत्म करने का ये मामला है। तो ये लोकसभा का है। पर सबसे बड़ी बात वही कि ये बिल क्योंकि चर्चा के लिए रखा गया है, तो जैसा हमने देखा कि विपक्ष के सांसद जो है राहुल गांधी जी का जो निलंबन हुआ है सदस्यता से, वो बड़ा मुद्दा है। तो विपक्ष उस मुद्दे पे कैसे रिएक्ट करता है संसद में, ये देखना होगा, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो। प्रतिबिंब जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और प्रश्नकाल के दौरान फिर से हम आएंगे और प्रश्न क्या क्या खास हैं वो जानकारी हासिल करेंगे। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भर्तृहरि मेहताब जी, 1885 1934 इतने पुराने कानून हैं जिनका कोई औचित्य नहीं रह गया है, लगातार हम ढोए क्यों चले जा रहे थे? पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे लॉ कमीशन की काफ़ी रिकमेंडेशंस हैं किस तरह के लॉ को हम निरस्त करें, और उनके रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 7-8 साल में कई लॉ जो एब्सोल्यूट हो गया है, उस एब्सोल्यूट लॉ को हम निरस्त कर रहे हैं। उससे पहले भी थोड़ा बहुत होता था पर इतनी संख्या में नहीं हो रहा था, अभी ये हो रहा है। उस समय उस ज़माने में इसकी आवश्यकता थी जब ये लॉ बनी, और उसके बाद काफ़ी अमेंडमेंट और नया लॉ युग के हिसाब से बनता आ रहा है। पर जो पुराना लॉ है उसको निरस्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे पहले। इस सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, और सारे जो लॉ है, मैं कहूँगा कि पिछले साल भी इस तरह की लॉ आई थी और इस साल भी कुछ लॉ इसे है। पर इसमें जो लास्ट पॉइंट जो आपके प्रवक्ता ने कहा, एक अमेंडमेंट भी इसके साथ ला रहे हैं। इस अमेंडमेंट अलग तरह से हम ला सकते थे, पर सरकार की मंशा है कि एक साथ ये सारे पारित हो जाए, तो ये लाए हैं। जो फैक्टरिंग लॉ में, फैक्टरिंग लॉ तो 2013 की लॉ है, उसमें एक संशोधन ये लाए हैं। जी, भोला सिंह जी, ये तो जो है एक प्रक्रिया है जिस पर लगातार सत्ता पक्ष काम कर रहा है। बहुत सारे कानून पहले भी निरस्त किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कानून हैं कि वो निरस्त करके उनमें कुछ बदलाव करके नए सिरे से नए कानून उनकी जगह लें। क्या ऐसा भी कुछ प्रक्रिया में क्या पाइपलाइन में क्या ये सूचीबद्ध है क्या? देखिए, आज़ादी को 75 साल हुए और आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल शुरू हुआ है। इन 75 सालों में निश्चित ही जो सरकार अमेंडमेंट लेके आ रही है, जो बिल, जो कानून
जिनकी कोई मतलब नहीं था, जिनका कोई उपयोग नहीं था, उनको कैंसिल करने के लिए। तो अब वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है और समय के अकॉर्डिंग कानून का बदलाव और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका वो होता है, तो जो नई चीज़ें हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बदल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि जो पुराने कानून हैं जिनका कोई महत्व नहीं है उनको रखा जाए। तो सरकार की अच्छी पहल है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार का था कि हम पहले भी देखते थे 14 से पहले कि इतने केस पेंडेंसी में रहते थे कोर्टों के पास कि देखते थे तारीख पे तारीख उनको मिलती रहती थी और न्याय उनको नहीं मिल पाता था। कई केसों में ऐसा होता था कि जो जिसको न्याय मिलना था वो बीच में नहीं रहता था, वो ख़त्म हो जाता था और केस चलता रहता था। तो केसों को जल्दी निपटाने के लिए, केसों को लोगों को उनका न्याय दिलाने के लिए, अति शीघ्रता से कार्य करने के लिए जो सरकार हमारी प्रतिबद्ध है, इसमें कानून का सहयोग मिल रहा है, कोर्टों का सहयोग मिल रहा है, तो इस पर निरंतर काम हो रहा है। और नए कानून के साथ साथ जो पुराने बेमतलब के कानून हैं उनको हटाने के लिए सराहनीय प्रयास है। जी जी, श्याम सिंह यादव जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा जिस तरीके से निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर आज चर्चा होनी है, उसको पारित कराने का प्रयास भी किया जाएगा। कुछ ऐसे कानून हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। लगातार आज़ादी के बाद से 75 बरस हो गए हमारे आज़ादी को, और ये कानून फिर भी बने हुए थे। क्या आपको लगता है इन कानूनों को हटाने से एक बोझ हटेगा और आम लोगों का जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा? देखिए, ये बात सही है कि बहुत ऐसे कानून हैं जो अब उनका यूज नहीं हो पाता है, उस तरह की परिस्थितियां नहीं रही कि उसका जरूरत पड़े। तो ये तो बहुत लाजमी है ऐसे कानून को हटा देना। और बस केवल एक ही बात है कि कभी कभी इन कानून के अंतर्गत भी जो कभी मुकदमे चल रहे होंगे, जानते हैं आप 30 साल, 40 साल, 50 साल चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इसको ठोक पीट कर अच्छी तरह से देख लिया होगा कि जो कानून हटाने जा रही है, अब उसके तहत कोई एक भी सिंगल मुकदमा कहीं किसी कोर्ट में, अपीलेट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या अपीलेट जुरिस्डिक्शन में वो पेंडिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, सरकार का ध्यान गया, अच्छी बात है। कुछ सरकार का ध्यान कुछ कामों पर जाता है, कुछ सरकार का ध्यान कुछ कामों पर जाता है, और अच्छा अच्छा काम करे सरकार, ये बहुत अच्छी चीज है। हमारी पार्लियामेंट चले, बहुत अच्छी चीज है। और जो अभी आप कह रहे थे कि मिनिस्टर आज के एजेंडा में कुछ पेपर्स ले डाउन किए जाएंगे, कुछ मिनिस्टर्स स्टेटमेंट देंगे, ये सब तो अच्छी बात है। क्योंकि जितनी हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज सब विषयों पर चर्चा करके कुछ निर्णय लेती है, तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। तो अगर उसको भी फाइल नहीं हो पाएगा ये पार्लियामेंट के डिस्ट्रप्शन के लिए, तो डिसरप्शन की वजह से तो बहुत बड़ी हानि होगी। लेकिन अच्छा है कि कम से कम रूटीन वे के काम चल रहे हैं। लेकिन अच्छा तो इससे भी होता कि जो कि पार्लियामेंट का मेन पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, फ्रूटफुल है, कि इसको नए नए बिल ला करके सब लोग डिस्कस करें और उसको पारित करें, जिससे कि हम और आगे जल्दी से जल्दी बढ़ सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो बहुत बड़ा मूल विषय है। आप सभी लोग जानते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। और मैं तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में देखता हूँ कि ये आजकल पहली बार ऐसा हुआ कि जब सत्ताधारी पार्टी ने भी पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। तो मेरा अनुरोध है कि सत्ताधारी से, अपोजिशन से, सभी को सब मिलकर, मिलजुल करके बैठ कर एक रास्ता निकाले, काम करे और पार्लियामेंट का गतिरोध दूर करे। जी, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जो संसद की गतिविधि पर, कार्रवाई पर बड़ी पैनी और बारीक नजर रखते हैं। संजय जी, क्या इन कानूनों को निरस्त करने पर ध्यान नहीं दिया गया, या फिर उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं की गई पहले? देखिए, आवश्यकता तो महसूस की गई होगी, लेकिन सबसे बड़ा मूल मुद्दा ये होता है कि कौन सरकार किस चीज को प्रायोरिटी पे रखती है और किस गति से काम करती है। और जब आप गति से काम करते हैं, आपको लगता है तो एक साथ इतने सारे, मतलब सैकड़ों की संख्या में कानून निरस्त हो गए हैं, तो एक प्रक्रिया, सरकार की प्रक्रिया, साथ में जो सरकार की सोच होती है, वो सरकार की सोच
बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है उसकी सोच को दर्शाता है कि वो किसी चीज को कैसे ले रहे हैं, कितना सुगम बनाना चाह रहे हैं। देखिए, इसके साथ एक और भी चीज जुड़ा हुआ है कि जितना हम निरस्त कर रहे हैं उसके साथ हम बाकी चीजों में डिजिटाइजेशन का प्रोसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो आप कह रहे थे कि क्या लोगों की जिंदगी शायद ज्यादा आसान होगी। दूसरी चीज है कि श्याम यादव जी जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जो पुराने केसेस हैं उन केसेस का क्या होगा, उन केसेस के बारे में भी शायद डिबेट होती संसद में, तो उस बारे में चर्चा होती या तो क्लैरिटी हो जाती, या मेरे ख्याल में उस पर क्लैरिटी हो ही जाएगी क्योंकि पुराने कानूनों के साथ हुआ है। आपकी एक खूबी प्रतिबिंब जी मैं ये कह सकता हूँ संसद टीवी की, कि जिस समय में आज सारा ध्यान जो है संसद में किस तरह का डिस्ट्रप्शन होगा, और मुझे लगता है कि आज का डिस्ट्रप्शन कुछ कांग्रेस के लोग या बाकी कुछ लोग ज्यादा अग्रेसिव मूड में, डिस्ट्रप्शन के मूड में आएंगे। हम लोग संसद टीवी पे आप मतलब जो लोग संसद को, जैसे भर्तृहरि महताब जी बीजेडी से हैं, लेकिन ये लोग किसी चीज को इशू वाइज बात करते हैं, तो लोग जो हैं उनको जानने का भी मौका मिलता है कि संसद में क्या हो रहा है। या श्याम यादव जी विपक्षी पार्टी में है लेकिन जिस तरह की बात कर रहे थे, मुझे लगता है लोगों को ये बातें भी सुननी चाहिए। जी और जी संसद की जो धारणा है या सांसदों के बारे में एक जो धारणा है, उस धारणा को सुधारने में संसद टीवी का इस तरह के प्रोग्राम जो है वो काफी मायने रखते हैं। आज गई बात कि क्या ये आज सुचारू रूप से चल पाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये बिल पास हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये दिन के अंदर भी इस तरह के बिल को पास हो जाना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चर्चा करने लायक जैसा और बहुत लंबा चर्चा करने लायक जैसा होता नहीं, क्योंकि इस पे ब्रॉड यूनानिमिटी इन एनी केस है कि बिल जो है ये आउटडेटेड हो चुके हैं। इनका रहना, जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बोझ है, तो ये बोझ जितनी जल्दी हट जाए वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके साथ जो तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और सिटीजन सभी के लिए लाभकारी होगा। जी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बजट 2023-24 पर सामान्य चर्चा होना सूचीबद्ध है। सदन में 4 विनियोग विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए पेश होंगे। ये विधेयक हैं जम्मू कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2023, विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 और विनियोग विधेयक 2023। साथ ही सदन की कार्यसूची में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा करना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही वस्त्र, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, ग्रामीण विकास, सहकारिता और रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विमानन उद्योग को हुई निवल हानि के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शुद्धि संबंधी वक्तव्य देंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही सदन के पटल पर अहम पत्र भी रखे जाना कार्यसूची में शामिल है। KRN राजेश कुमार को आज जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। कृति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी कृति। मोटे तौर पर हमने जानकारी दे दी है, बारीक तौर पर क्या कुछ खास घटित होने वाला है राज्यसभा के भीतर आज? जी हाँ प्रतिबिंब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। जिस तरह से वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन रहा है वो आज उसकी गूंज हमें सदन में भी सुनाई देगी, जहां चेयरमैन एक फैसिलिटेशन लाएंगे और इन सभी जो खिलाड़ी जिन्होंने भारत को इतना एक प्राउड मोमेंट दिया है उनके लिए उनको सबको सदन बधाई देगा। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि सदन में जिस मेंबर का बर्थडे होगा उसको विशेस भी एक्सटेंड की जाएंगी। अगर हम लिस्टेड बिजनेस की बात करें तो देखिए कंसिडरेशन और रिटर्न के लिए जम्मू कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल, साथ ही अप्रोप्रिएशन बिल्स लिस्टेड हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो देखिए इस बार 1.18 लाख करोड़ का बजट है, जहां पर फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर और साथ ही साथ कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और अगर अप्रोप्रिएशन बिल्स की बात करें तो देखिए अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तकरीबन 45 लाख करोड़ का बजट है जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, जिसमें 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा अगर लिस्टेड बिजनेस की बात करें तो देखिए ये परंपरा रही है कि सेकंड पार्ट जो होता है बजट सेशन का
उसमें राज्यसभा में डिस्कशन होता है वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज के लिए। आज की बात की जाए तो कई अहम मंत्रालय हैं, जैसे कि रेलवेज, किस तरह से मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, जहां सरकार का फोकस है 30 नए इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स खोलने का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरिंग जैसे सरकार का ब्लू इकोनॉमी पर फोकस है, उसको लेकर किस तरह का बजट आवंटन किया गया है उस पर भी चर्चा लिस्टेड है। साथ ही कुछ और अहम मंत्रालय हैं जैसे कि रूरल डेवलपमेंट है, टेक्सटाइल्स है, तो इन सभी मंत्रालयों पर चर्चा लिस्टेड है। इसके अलावा देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रतिबिंब की गतिरोध जारी है सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पिछले हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी रूल 267 को लेकर, क्योंकि देखिए आज भी रूल 267 की नोटिसेज आ गए। उन्होंने कहा था कि जब भी मेरिट क्वालिफाई होता है, जो रिक्वायर्ड रिक्विजिट्स हैं उसमें मेरा ड्यू कंसिडरेशन होगा। इसके अलावा उन्होंने सभी सांसदों को कहा कि पूरी देश की जनता हमें देख रही है और इस तरह से अगर डेकोरम नहीं होगा तो सदन का बाहर इस देश में देशवासियों पर बहुत ज़्यादा एक खराब इंप्रेशन जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि डिग्निटी डेकोरम मेंटेन करना सभी सदस्यों की ये जिम्मेदारी है। तो आज का लिस्टेड बिजनेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातचीत होती है ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। प्रतिबिंब। कृति, जानकारी को विस्तार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आपके पास आएंगे कुछ देर में और प्रश्नकाल में क्या कुछ महत्व के प्रश्न पूछे जाने हैं उस पर भी जानकारी आपसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। भर्तृहरि जी, जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया कि 4 गोल्ड मेडल हमने विश्व कप महिला बॉक्सिंग में जीते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मुकाबलों में फाइनल में हमारे बॉक्सर्स के सामने चीन के बॉक्सर्स थे। पहले हम देखते थे कि हर स्तर पर हम मुकाबला करते थे पाकिस्तान से, अब हम मुकाबला करने लगे हैं चीन से, यानी कि मुकाबले का स्तर या फिर हर स्तर पर हमारा कौशल कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। क्या ये बात सही है? मैं कहूँगा पिछले 40 साल से जो इतिहास हम बनाते जा रहे हैं, इसको किसी जर्नलिस्ट या कोई भी एक किताब के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये शुरुआत हुई 1982 से, उससे पहले ऐसा नहीं था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर 1982 से थोड़ा फोकस आया सरकार का, प्रशासन का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का कि हम स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जो युवा वर्ग हमारे देश में हैं उनको कैसे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वो रुचि लें और ट्रेंड हो। इस हिसाब से 1982 एशियाड जो हुआ था यहाँ दिल्ली में, उस ज़माने से ये स्पोर्ट्स हॉस्टल वगैरह बना और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए हॉस्टल बना और उनके लिए ट्रेनर भी आए और आवश्यक जब पड़ी तो विदेश से भी हमारी ट्रेनर भी आए। आज उसका फल मिल रहा है, उसका फ्रूट्स हम देख रहे हैं और ये अच्छी बात है कि आज हमारे 2-4 लड़कियां, कन्या संतान इस देश का वो विदेश में जाके वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं। बस इतना ही, बस आई वांट टू परिहास से कहना चाहता हूँ, मुक्केबाजी जितने बाहर हो और स्टेज पर हो वो अच्छी बात है, संसद में नहीं। भोला सिंह जी, ये एक जो है पूरे इतिहास को हमारे सामने रख दिया, भारत के खेल इतिहास को, और किस तरीके से हमने 1982 में एशियाड का हमने प्रतिनिधित्व किया था, मेज़बानी की थी। उसके बाद हम लोगों ने कॉमनवेल्थ और क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी भी 2 बार की है। तो लगातार हमने प्रयास किए हैं, उसके बावजूद भी ये देख रहे थे कि वो इतने फलीभूत नहीं हो रहे थे। लेकिन पिछले 7-8 बरस में क्या फल ज़्यादा देने लगे हैं हमारे प्रयास? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दूंगा कि उन्होंने खेलों के रुचि लेते हुए खेलो इंडिया के माध्यम से और ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी, चाहे वो बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसदों को भी प्रोत्साहित किया कि सांसद खेल स्पर्धा करके जो गांव में रहने वाले खिलाड़ी, हमारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको उभार के उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी के रूप में उनको विकसित करना, उनके सपने को साकार करना। और अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो आपने कहा कि अभी कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुआ था और किस सरकार के शासनकाल में हुआ था वो सब जानते हैं, और उसके बाद कितनी खामियां और किस तरीके की बातें भ्रष्टाचार के उसमें निकल के आई थी वो हम सबके सामने है।
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज गांव का खिलाड़ी भी इतना अवेयर है कि वो चाहता है कि वो बाहर जाए। सरकार खिलाड़ियों की चाहे ट्रेनिंग की बात हो, चाहे उनकी व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे उनको बाहर भेजने की बात हो, चाहे कोच की और चाहे उनकी सुरक्षा की बात हो, उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ में निरंतर कार्य कर रही है। उसका परिणाम ही हम देख रहे हैं कि हमारे देश के बेटों के साथ साथ बेटियां भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना पदक लेके आ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो हमारे चाहे खेल मंत्री जी हों, अनुराग ठाकुर जी हैं अभी, और वो भी युवा हैं, उनकी भी बहुत गतिविधि और जागरूकता रहती है खेलों के प्रति। तो निरंतर, इससे पहले किरण रिजिजू जी थे, उन्होंने भी खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहन का परिणाम हमको मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, सरकार उसमें निरंतर कार्य कर रही है, प्रयासरत है। हम लोग सांसद लोग भी, अभी दूसरा सांसद खेल स्पर्धा मेरा चल रहा है, 5 विधानसभाओं के सभी ब्लॉकों का कल ही संपन्न हुआ, अब लोकसभा का अगले उसमें होने वाला है। ऐसे सभी सांसद प्रयास करके अपने क्षेत्रों से लेके आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी रुचि है कि अभी मैं देख रहा था बस्ती में सांसद खेल स्पर्धा हुआ और प्रधानमंत्री जी ने उनको वर्चुअली संबोधन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया। तो मैं जो सरकार की प्रतिबद्धता है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने मंत्रियों का। श्याम जी, जैसे भोला जी ने कहा कि लगातार प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, खेलो इंडिया हो चाहे सांसद खेल जो है आयोजन लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, स्कूलों में भी प्रयास किए जा रहे हैं, और हमने देखा मणिपुर में तो एक बाकायदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत इस सरकार के कार्यकाल में हुई। जो प्रयास किए जा रहे हैं उसी का फल है, और आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा कि समय समय पर लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल हो, उसमें भी खेलों में गांव की भागीदारी, गांव के खिलाड़ियों की भागीदारी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल में भी ये मुद्दा गाहे बगाहे उठता ही रहता है सदन के भीतर। कितना महत्व का है खेल का ये विषय है? देखिए, आपने मुझसे खेल के बारे में पूछा है। मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, शूटर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने अपने एक दिन के पार्लियामेंट के भाषण में मैंने आज तक खिलाड़ियों की क्या उपलब्धता रही है, इसके पहले इस शासन में, इसके पहले बहुत खोल करके दिखाया था। एशियन गेम्स की, ओलंपिक गेम्स की, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसको बहुत खोल करके मैंने दिखाया था। अब उसको इतना समय नहीं है। खेल पर जितना पैसा खर्च किया गया, व्यय किया गया, उससे उस अनुपात में जरा सा भी हमारे रिजल्ट नहीं आए हैं। पहली बात मैं करना चाहता हूँ, और इसको मैं कभी अलग से मुद्दा रखेंगे तो मैं दिखा दूंगा कि जो मेडल लिस्ट है तालिका से। दूसरे, जो एक नेशनल स्पोर्ट्स कोड बना हुआ है, नेशनल स्पोर्ट्स कोड, जितना नेशनल स्पोर्ट्स कोड का बंटाधार इस सरकार में खेल विभाग ने कर दिया है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कोई जो है चौथे टर्म कंटेस्ट कर जाएगा, फर्जी एसोसिएशन बना करके कंटेस्ट कर जाएगा, और खेल विभाग इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, और जानबूझ के नहीं दे रहा है, अपने आदमियों को वहां बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। और इस संबंध में बहुत जल्दी ही मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी। मुझे उन्होंने समय भी दे दिया है। खेल विभाग पर मैं उनसे जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी जो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है जी। तो मैं बहुत ताल ठोक के और शोर बात करना चाहूँ, एकदम अच्छा नहीं है, केवल बातें बनाई जाए। श्याम जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगा। थोड़ी सी तकनीकी कोई वजह की वजह से, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम या इशू है कि आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है और आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, यहाँ हमने देखा कि खासा प्रयास फलीभूत हो रहे हैं पिछले कुछ बरसों में, और हर खेल में, चाहे वो बैडमिंटन हो चाहे बॉक्सिंग हो, हर प्रतियोगिता में हम लोग बेहतर कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ खेलों में जिसमें हमारे खिलाड़ी बहुत बेहतर करते हैं, जिसमें निशानेबाजी भी एक प्रतियोगिता है, उसको ओलंपिक से हटा लिया गया। कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें स्किल है, जिसमें ताकत है, जिसमें थ्रिल है, उसमें कबड्डी भी आता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जगह नहीं दी जाती है। क्या इस क्षेत्र में भी
सरकार को कुछ करने की आवश्यकता है? हटाया गया, देखिए तो सुनिए, कॉमनवेल्थ से हटाया गया है शूटिंग को, अभी ओलंपिक से नहीं हटाया गया है। श्याम जी, इसको जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार संजय जी से प्रतिक्रिया ले लूं। इतनी इम्पोर्टेंट चीज मैं कह रहा था, जहां पे सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं रह गई है उसको दिखाने की। वहां टेक्निकल फॉल्ट कर देते हैं, माइक ऑफ हो जाएगा, और मतलब ये तकनीकी परेशानी आपकी तरफ से है, कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है श्याम जी? नहीं, ये आप चूंकि गाड़ी में चल रहे हैं, संभवतः कुछ उस वजह से तकनीकी व्यवधान आ रहा है। जी संजय जी बताइए। इसमें क्या है, देखिए प्रतिबिंब जी, इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। एक तो पहले जैसा वो महताब जी कह रहे थे कि 82 के बाद एक प्रक्रिया शुरू हुई, एक जन चेतना का संचार होता है। उसके पहले मतलब एक समय में बताइए हम हॉकी में किंग थे, और वहां से फिर एक हमारा डाउनसाइड हुआ उस क्षेत्र में, उस खेल में, और उसके बाद फिर से अब हम लोग उसको पिकअप कर रहे हैं। तो दो चीज होता है, एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज जिसमें किसी भी बाधाओं के बीच में, मतलब उन तमाम चीजों के बीच में हमने मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा जैसे एथलीट को प्रोड्यूस किया, और दूसरा चीज होता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जब इंडिविजुअल एंटरप्राइज के साथ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है और आपको प्रोत्साहन दिया जाता है और आपके साथ वो तमाम सुविधाएं वो जुड़ती हैं जो आज के खेल में, आज का खेल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है वो होता है। अगर उन चीजों के साथ आप फेमिलियर नहीं होंगे, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं होगी, तो आप वहां जाकर के कम्पीट करके मेडल या पदक या देश का नाम रोशन नहीं कर सकते। इसमें अगर आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होता है और बाकी आपका जो प्रोत्साहन है, आपको उस तरह की कोचिंग मिलती है, और एक चीज और होती है कि जिस समय खिलाड़ी हर समय जीत नहीं पाता, तो जिस समय वो जीत कर नहीं लौटता है, जीत के लौटते हैं तो सभी सम्मान करते हैं, जिस समय जीत नहीं पाता उस समय जिस तरह का उसको बैकअप या सपोर्ट मिलना चाहिए। एसोसिएशंस के मामले में भी सुधार हुआ है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के आए हैं, और देखिए एक होता है आत्मविश्वास, उसके साथ जो बनता है का, और पूरे देश के अंदर एक आत्मविश्वास का जो संचार होता है। तो इधर कुछ खेलों में आपने देखा होगा, हम जिक्र कर रहे हैं आज के जो दो वर्ल्ड बॉक्सिंग मेडल हमारे पास आए हैं उस क्षेत्र में, तो ये जो है ये बताता है कि हमारे देश के अंदर एक विश्वास का जो लेवल जो बढ़ रहा है खिलाड़ियों के बीच में और लोगों के बीच में, वो कितना सार्थक साबित हुआ। जी, और प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी पवन कुमार हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में पर्यटन मंत्रालय से सवाल पूछा जाएगा। पर्यटन मंत्रालय से ग्रामीण पर्यटन संकुलों और पार्कों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न के माध्यम से विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे प्रस्तावित संकुलों की जानकारी भी मांगी जाएगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। मंत्रालय से एक प्रश्न विश्वविद्यालयों की रेटिंग से संबंध में पूछा जाएगा। प्रश्न के माध्यम से रेटिंग के लिए मानक, दिशा निर्देश और नीतियां तैयार किए जाने के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। पवन, जानकारी हमने दे दी है कुछ प्रश्नों की, और कुछ क्या खास प्रश्न पूछे जाने हैं प्रश्नकाल के दौरान? प्रतिबिंब, हमने प्रश्नकाल की जानकारी दे दी है, पर सच्चाई ये है कि 10वां दिन है आज, प्रश्नकाल नहीं चल पाया संसद के दोनों सदनों में। सच्चाई यही है, और सभी सांसदों की, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले। हमारे स्टूडियो में सीनियर जो हमारे सांसद हैं, भर्तृहरि मेहताब जी हैं, डॉक्टर भोला सिंह जी हैं, दोनों जानते हैं दिल से कि जब ये डिसरप्ट होता है तो जो उनके प्रश्न रहते हैं क्षेत्र को लेकर वो नहीं रख पाते हैं। और भर्तृहरि मेहताब जी तो हमारे पैनल ऑफ चेयरपर्सन में शामिल हैं, जब वो चेयर पे होते हैं तब भी सदन को सुचारू रूप से चलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। पर जैसा हमने देखा कि व्यवधान है, और उम्मीद है कि करेक्शन कर देता हूं आपको, जहां तक या एडिशन कर देता हूं, श्याम सिंह यादव जी भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं पवन लगातार। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि सभी जो सांसद हैं, चाहे पक्ष का विपक्ष का, सबकी इच्छा रहती है कि प्रश्नकाल चले, और उम्मीद ऐसी कि आज प्रश्नकाल चलेगा। तो जहां तक अगर मैं लोकसभा में प्रश्नकाल की बात करूं तो 20 प्रश्न रहते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। इसमें एजुकेशन से संबंधित 4 प्रश्न हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित 4 प्रश्न हैं, फाइनेंस से संबंधित 3 प्रश्न हैं, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित 3 प्रश्न हैं, लेबर से संबंधित 2 प्रश्न हैं, और ट्राइबल अफेयर्स से संबंधित 2 प्रश्न हैं।
तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो रूरल टूरिज्म क्लस्टर्स का प्रश्न है। विनय कुमार दुबे हैं, कुशीनगर यूपी से सांसद हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि टूरिज्म को बढ़ाने की बातें तो होती है, पर क्या रूरल क्लस्टर में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे टूरिज्म से संबंधित क्षेत्र है, उनको कैसे विकसित किया जाएगा, उसकी जानकारी उन्होंने मांगी है। उसके अलावा एयर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ये कृपाल बालाजी तुमाने हैं, शिवसेना के सांसद हैं, रामटेक महाराष्ट्र से। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि इंडस्ट्रीज को लेकर कैसा एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके आंकड़े उन्होंने मांगे हैं। साथ ही एक जो इसमें प्रश्न है कि टॉक्सिक एयर फ्रॉम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये प्रश्न है सुरेश कोडीकुनील का, केरल से कांग्रेस के सांसद हैं। उनका प्रश्न है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है उसमें से कैसी एयर पोल्यूशन की जानकारी, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसकी जानकारी उन्होंने मांगी है। पवन, बहुत सारे प्रश्न हैं और आप हमसे साझा भी करना चाहते हैं तमाम प्रश्न। समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए माननीय सांसदों और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे एक एक टिप्पणी ले लेता हूं। प्रश्नकाल में क्या कुछ खास रहने वाला है उससे भरतरी जी, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का जिक्र किया और मैंने भी 2-3 प्रश्न बताए प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले हैं। उसमें एक भूकंप पीड़ित तुर्की और सीरिया को जो राहत सामग्री हमने समय रहते पहुंचाई है उससे संबंधित एक प्रश्न है। हमने देखा कि क्या इस स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा है देश में। हम देखते थे कि हम पहले सहायता लिया ज्यादा करते थे, देने की क्षमता हमारी उतनी नहीं थी। क्या उस क्षमता में भी लगातार विकास हुआ है? लगातार विकास हुआ है और आगे भी होगी, क्योंकि हमारी फार्माकोलॉजी काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं। ये एक चीज़ है जहां हम औषधीय सामान विदेश को भेज रहे हैं और उसका अच्छा प्रशंसा भी हो रही है। सेकंड इज़, हमारे जो NDRF डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की जो व्यवस्था हमने पिछले 8-10 साल से अच्छी तरह खड़ा किए हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और तुर्की और सीरिया में इनको काफ़ी सराहना गया है और प्रधानमंत्री जी को भी शाबाशी दिया गया है कि देश को भी, कि भारत ने वहाँ जो काम वहाँ के या NATO कंट्रीज़ के तरफ से नहीं हो पाया, भारत वहाँ मदद पहुँचाने की कोशिश की और लोगों की जान भी बचाई, बच्चों की जान भी बचाई जो दबे हुए थे मकान गिरने के बाद। तो ये 2 चीज़ें अब भारत की प्रशंसा विश्व भर में कर रही है। जी जी, ये भोला सिंह जी, जब हम लोग किसी की सहायता करते हैं तो वहाँ से धन्यवाद आता है या फिर उनका सहयोग बढ़ता है, तो वैश्विक स्तर पर भी देशों के साथ संबंध मधुर होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं उसके बावजूद भी कुछ देशों में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, वो किसका परिचायक है फिर? देखिए, मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को उनको धन्यवाद देता हूँ कि वैश्विक महामारी, चाहे कोरोना हो, चाहे अभी ये तुर्की और सीरिया में जो आपदा आई, इसमें भारत की NDRF की टीम ने जाके वहाँ पर लोगों की मदद की हो। निश्चित ही हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बदलाव देश में हमको नज़र आ रहा है। कोई महामारी आपदा आती थी तो हम लोग देखते थे कि कौन सा देश हमारी मदद करेगा। जैसे अभी सीरिया और तुर्की की बात हुई, वैसे ही मैं कोविड महामारी की भी बात करता हूँ कि जब हम लोगों से इंतजार करते थे कब वैक्सीनेशन किस देश से हमें मिलेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 2 वैक्सीन अपने देश के लिए दिए। उसके साथ साथ देश के साथ साथ हम आज दुनिया में वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। ऐसे चाहे मेडिसिन का हो, चाहे हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स का हो, जो हमारी मेडिकल की व्यवस्था है, ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, दुनिया उस पर भरोसा करती है और लोग अपने देश में आके उस पर इलाज कराने में अपने आप को लेके आना चाहते हैं। तो निश्चित ही ये जो परिवर्तन है, ये कुशल नेतृत्व का परिवर्तन है, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच और उनके लोगों के प्रति प्रेम भावना का प्रतीक है जी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा देते हैं, हमको सकारात्मक रूप में दिख रहा है कि खाली देश ही नहीं, दुनिया के लिए वो एकदम पोलाइटनेस के साथ में, लोगों की मदद के साथ में अपने देश को जोड़ के खड़े होते हैं। उसका परिणाम भी आप दिख रहा है कि देश हमारा G20 का नेतृत्व कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। जी श्याम जी, क्या वसुदेव कुटुंबकम इस परंपरा में हम विश्वास करने वाले लोग हैं और इस विश्वास को लगातार बढ़ाया जा रहा है, वही एक वजह है कि हम दूसरों की सहायता कर पा रहे हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा से पीड़ित देशों की बात हो या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त देशों को वैक्सीन पहुंचाने की बात हो, वो भी मुफ्त में? ये सही बात है कि हमारा ये शुरू से ही, सदियों से ही हमारे देश का, हमारे संस्कृति का ये वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य रहा है। हमने किसी देश में विभेद नहीं किया, धर्म में नहीं किया,
और इंसान इंसान में नहीं किया, हमारा शुरू से ही रहा है। और मेरा तो यही ख्याल है कि आगे भी होना चाहिए। तो मैं उन डिविजिव फोर्सेस से कहता हूं कि अपने अंदर झांक करके देखें कि जहां भी इस तरह की कोई वारदात हो रही है, इस तरह की बात हो रही है, उसको दूर जी करने की कोशिश करें। यही मैं उनसे कहना जी चाहता हूँ। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग अभी अपने माननीय सांसदों से भी ये बात कर रहे हैं, जब हम किसी के लिए बेहतर करते हैं तो वहाँ से रिटर्न आना चाहिए। वैश्विक स्तर पर क्या हमारी पोजीशनिंग हो पा रही है एक बेहतर देश के तौर पर? आता है, रिटर्न आता है, हमेशा रिटर्न आता है। किसी चीज का, हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर जी होता है। आप अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा फल आता है, संजय और जी, खराब करते हैं तो खराब होता है। ये तो दुनिया का शाश्वत नियम है। और संजय जी, क्या आप आता है, मेरे को सुन जिस पा तरह रहे की हैं? मैं आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहता हूं इस पर, क्योंकि उसके बाद राज्यसभा के प्रश्नकाल पर जाना है हमें। मैं मैं सुन रहा हूँ आपको, संजय सिंह जी, और मैंने जवाब भी दे दिया। संजय पता सिंह जी नहीं आपने तक सुना है शायद कि मेरी नहीं। आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम लोग नहीं, उनसे मैं बाद में प्रतिक्रिया मुझे लेंगे। आवाज आ रही है आपकी जी प्रतिबिंब। जी, मैं बोलिए। केवल मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये जो है कि रिस्पॉन्ड करने की क्षमता, ये तीन चीजों पे निर्भर करती है। एक नीति, दूसरा नियत, और तीसरा आपकी स्वयं की जो क्षमता है। अगर हमारी स्वयं की क्षमता नहीं होगी किसी को जाकर के सहयोग करने की, तो हम कहाँ जाकर के सहयोग करेंगे। दूसरी चीज है कि क्षमता होते हुए क्या वो नीति और वो नियत है। तो भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह दुनिया के कई देशों में आ रहा है। देखिए श्रीलंका में भी जिस समय तमाम तरह के सिचुएशंस थे और हमारे यहाँ अलग अलग बातें कही जा रही थी, तो हमने श्रीलंका में भी मदद पहुंचाई। टर्की और सीरिया का, अभी आपने सीरिया का जिक्र किया, टर्की का जिक्र किया, जहाँ कई तरह की चीज हमारे यहाँ चल रही थी उन देशों के बारे में, और उनकी जो जी जिस तरह की सोच थी हमारे देश के बारे में। लेकिन जब हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह, जो लोग किसी मुसीबत में पड़े होते हैं, जब आप वहां जाकर के काम करते हैं, वहां के लोग देखते हैं कि ये किस तरह का देश है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की सरकार की रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रही है। तो आपके अंदर जिस चीज का आप कह रहे थे, धीरे धीरे एक वातावरण में परिवर्तन होता है। पीपल टू पीपल जो चेंज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो सबसे बड़ा होता है। उसके अनुसार फिर सरकारें कई तरह से काम करती हैं। तो हम रिटर्न सोच करके कभी काम नहीं करते। जी हमारे पास वो गीता का उपदेश है, कर्म किए जा फल की चिंता मत करिए। जी, हम कर्म करते हैं, फल की चिंता सोच करके नहीं नहीं करते करते हैं। हैं। और फल लेकिन की अगर कर्म जो बात है करें तो फल जो है कई बार प्रश्न पूछने से भी मिलते हैं, उसका जवाब मिलता है तो वो फल के स्वरूप होता है। राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों की अगर बात की जाए तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 3 सवाल पूछे जाने हैं। इन सवालों में से एक सवाल सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए आवास से संबंधित होगा। प्रश्न के माध्यम से सरकार से इसके संबंध में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम बनाने जाने को के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। इसके साथ ही आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से भी 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। सवाल के माध्यम से सांसद एमएसएमई के तहत हथकरघा को सहायता दिए जाने के बारे में जानकारी मांगेंगे। विशेष तौर पर कोविड-19 के बाद दी जाने वाली सहायता के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि प्रश्न बेहद महत्व रखते हैं, और बरतरी जी, हमारे सहयोगी पवन ने भी इस बात का जिक्र किया कि प्रश्नकाल में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, ऐसे बिंदु होते हैं जो माननीय सांसद किसी भी दल के हो, वो उस विषय पर चर्चा चाहते हैं, वो प्रश्नकाल में वो समाहित हो जाते हैं। कितना महत्व रखते हैं ये प्रश्न? मैं यही कहूँगा कि प्रश्नकाल इंडिविजुअल मेंबर का एक आवर होती है, 1 घंटा। यहाँ पार्टी की कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता। इंडिविजुअल मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को और देशवासियों को, और देश के हित के बारे में वो प्रश्न पूछते हैं। और यही एक समय है जहां हम एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल कर सकते हैं, और पार्लियामेंट्री व्यवस्था में ये सबसे अहम समय है जहां हम एग्जीक्यूटिव को प्रश्न पूछते हैं और वो उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। सही ढंग से उत्तर दें, अगर गलत बात कही तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी ला सकते हैं। पर जिस तरह ये हाउस डिसरप्ट हो रहा है, और स्पेशली क्वेश्चन आवर डिसरप्ट हो रहा है, ये किसी भी पार्लियामेंट में विश्व भर में जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कहीं नहीं होता, इस देश में हो रहा है। ये एक विडंबना है, और इसके बारे में
जितने सारे पार्टियों के जो नेता हैं, मैं तो यही कहूँगा पार्टी के नेताओं के लिए ही डिसरप्ट हो रहा है, इंडिविजुअल मेंबर के लिए नहीं। जी बोरा सिंह जी। जी बिल्कुल सही। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन आवर है, इसमें मेंबर को सरकार और अपने क्षेत्र के जानने के साथ साथ जो अपने संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनको सरकार के किए हुए कार्यों के बारे में भी पूरी विवरण देने का अवसर मिलता है। तो उन लोगों के लिए जो लोग विकास को होते हुए देख रहे हैं फिर भी कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, कोई बाहर से विदेश में जाके भाषण देने का काम करते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, तो एटलीस्ट वो लोग सुने कि सरकार क्या काम कर रही है। थोड़ा ध्यान दें कि 2014 से पहले इस देश में व्यवस्थाएं क्या थी और 14 के बाद 14 से 23 तक क्या व्यवस्थाएं हुई है, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने एम्स, कितने आईटी, कितने यूनिवर्सिटीज़, कितने खेल के लिए, कितने हाईवेज़, कितने एयरपोर्ट्स। तो ये थोड़ा सा अगर देश की जनता के सामने, देश की जनता को सब पता है, लेकिन जो विरोधी लोग सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, उन लोगों को जानने का और देश को जानने का मौका है। जी, आप प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद अपने क्षेत्र, अपनी जनता और जन सरोकारों से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। समय इजाज़त नहीं दे रहा है और चूंकि आप तीनों माननीय सांसदों श्याम सिंह यादव जी आपको, भर्तृहरि जी आपको और भोला जी आपको संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है और संजय सिंह जी को संसद की कार्रवाई पर बारीक नज़र रखनी है। आप चारों माननीय विशेषज्ञ मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच। प्रश्नकाल की अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद विजय कुमार दुबे पर्यटन मंत्रालय से ग्रामीण पर्यटन संकुलों तथा पार्कों की स्थापना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद एन रेड्डप्पा वित्त मंत्रालय से पड़ोसी देशों से विदेशी निवेश से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद गुडेत्ती माधवी श्रम और रोजगार मंत्रालय से PMSYM योजना के अंतर्गत नामांकन से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली है। सांसद राजेंद्र ढेडिया जनजातीय कार्य मंत्रालय से वन धन विकास योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार शिक्षा मंत्रालय विद्यालयों के बच्चों हेतु अधिगम के न्यूनतम स्तर से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद जयंत सिन्हा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से झारखंड में कौशल विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुरेश कोडिकुन्नील पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अपशिष्ट शोधन संयंत्र से जहरीली हवा निकलने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से उद्योगों से वायु प्रदूषण से होने से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद प्रतिमा मंडल शिक्षा मंत्रालय से उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों का नियोजन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल श्रम और रोजगार मंत्रालय से रोजगार हेतु पलायन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद एडवोकेट AS आरिफ संस्कृति मंत्रालय से भारतीय भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा देने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद श्री एन अन्नादुराई शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पद से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद नवनीत रवि राणा वित्त मंत्रालय से राज्यों को देय राशि का भुगतान से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर संजीव कुमार सिंगारी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से जिला कौशल समिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कनकमल कटारा कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमशीलता मंत्रालय से जनजातीय बहुल क्षेत्र के लिए PMKVY से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद प्रताप चंद्र चंडगी शिक्षा मंत्रालय से STRS योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कोटागिरी श्रीधर वित्त मंत्रालय से GST प्रतिपूर्ति उपकर से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती संस्कृति मंत्रालय से केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे।
सांसद साजिदा अहमद शिक्षा मंत्रालय से विश्वविद्यालयों की रेटिंग से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से तेल कंपनियों को हुए घाटे के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। सांसद कांता करदम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए आवास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद संतोष कुमार पी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से एमएसएमई के तहत हथकरघा को सहायता दिए जाने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद KRN राजेश कुमार नागर विमानन मंत्रालय से तमिलनाडु में उपयोग में लाए गए और कम उपयोग में लाए गए विमानपत्तनों की पहचान के लिए सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद प्रमोद तिवारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन दिए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद अनिल देसाई आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुजीत कुमार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सतत उत्पादन में उद्यमियों के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद नरहरि अमीन नागर विमानन मंत्रालय से अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं की लागत में वृद्धि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राघव चड्डा नागर विमानन मंत्रालय से विमानपत्तनों पर रात में लैंडिंग की सुविधा से संबंधित सवाल करने वाले हैं। सांसद किरण कडाडी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कर्नाटक में CNG नेटवर्क के विस्तार से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इथेनॉल उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद मस्तान राव बीड़ा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से MSME क्षेत्र के लिए इस्पात की खरीद पर छूट से संबंधित सवाल करने वाले हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।